आदाब नाज़रीन, मैं हूं शमा अफरोज़। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। कोलकाता की सरजमीन पर मैं ऐसे एक शख्स से आप लोगों की मुलाकात करवाना चाहूँगी जो इन दिनों काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ शहरियत तरमीम बिल के ख़िलाफ़ बल्कि कोरोना जैसे महामारी और उसके बाद अम्फान तूफ़ान जिस तरीके से बंगाल की सरजमीन पर तबाही मचाई, और उसके साथ ही साथ अब गुज़िश्ता जो आज ही देखा गया है कि 20 नंबर हरनबाड़ी लाइन में आग लगने के बाद किस तरीक़े से अफरा तफरी का माहौल हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सारा ज़करिया स्ट्रीट में एक ही नाम उभर करके इन दिनों सामने आ रहा है, वो है इरफान अली ताज, जो इन दिनों सभी के सर के ताज बने हुए हैं और अपने कामों की वजह से सबके दिलों में घर कर चुके हैं। सभी के ज़बान पर एक ही नाम है कि इरफान अली ताज के ताउन से आज ये काम हुआ है। इरफान अली ताज के ताउन से आज लोगों को बिहार भेजा गया है। इरफान अली ताज के ताउन से लोगों के घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। इरफान अली ताज के ताउन से लोगों के घर में लोगों का पेट भरा जा रहा है। ऐसे ना जाने कई एक काम को इन्होंने अंजाम दे रखा है। और साथ ही साथ अब जिस तरीक़ा से जानते हैं कि शहर में कोलकाता और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख़ास तौर से शहरी तरमीम बिल के ख़िलाफ़ जिस तरीके से CAA NRC के ख़िलाफ़ एक जो मुहाज खोला गया था, आज ज़करिया स्ट्रीट में ये वाहिद नाम था जिन्होंने ज़करिया स्ट्रीट की सरजमीन पर लगातार आंदोलन जारी रखा। और आइंदा दिनों में इस बिल के ख़िलाफ़, इस एक्ट के ख़िलाफ़ भी इनका आंदोलन जारी रखने का इम्कान है। इनका ये इसी तरह का ये सोच भी रखते हैं कि जब भी ये बिल अगर आता है, ये लॉकडाउन में भी अगर मरकजी हुकूमत इसके खिलाफ अगर एक्शन ले रही है या इस पर हिमायत कर करके अगर खड़ा हो रही है, तो लॉकडाउन एक तरफ और शहरियत तरमीम बिल एक तरफ, हम लोगों का ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। आइए हम उनसे बात कराते हैं। NRC के बाद आपने लॉकडाउन में जिस तरीक़े से काम को अंजाम दिया है, इलाके में तमाम लोग आपका नाम का चर्चा हकीकत बताएं कि तो हर इंसान के ज़बान पे एक ही चीज़ है, इरफान अली ताज। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और आपका मोटिव क्या है, किस तरीके से? जैसे कि अभी सामने इलेक्शन भी आने वाला है, तो कुछ लोगों का बहुत सारी बातें भी सुनी जा रही है, उसको आप क्लियर देखिए। जब तक अल्लाह चाहेगा हम लोगों का ज़बान, अगर हम लोग काम करते रहेंगे तो हम लोगों का नाम लोगों की ज़बान पर रहेगा, और जो काम करता है उसको सब सराहते हैं। वरना कुछ लोग पैसा दे के भी अपना नाम बुलवाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग किसी को पैसा नहीं देना पड़ता। हम लोग अपने काम से लोगों को खुश करते हैं, तभी लोग हम लोग का नाम लेते हैं। बात रहा इलेक्शन का, वो सरकार करेगी। अभी इलेक्शन तो अभी है नहीं, अभी महामारी चल रहा है, इससे हम लोग एक दूसरे को बचा लें तो बेहतर है। और जब इलेक्शन का वक्त आएगा तब देखा जाएगा, जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। जो हमारी सरकार फैसला करेगी हम लोग उसको मानेंगे। आपको लगता है कि क्या अपने भी इस कौम में भी एक जहाँ पर ही लोग अपने बच्चों को जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर और दिगर शोबे में ले जाना चाहते हैं, मगर पॉलिटिशियन में नहीं है, जबकि इस चीज़ की हमारे कौम में काफ़ी कमी है, क्या आप उस कमी को पूरा कर पाएंगे? देखिए, कमी तो हर जगह, डॉक्टर्स लाइन में भी कमी है, इंजीनियर्स में भी कमी है, क्योंकि अभी क्या हो गया है, हम लोग ना सब अपने अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिए हैं। अगर हमारे पड़ोस में कोई बच्चा है जो डॉक्टर बनने की सलाहियत रखता है, बट हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सब मिल के मेहनत करें ना, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना ही डॉक्टर्स की होगी, ना ही इंजीनियर्स, ना ही पॉलिटिशियंस। बट हम लोग को खाली क्या करना होगा, अपने घर के बाहर भी थोड़ा सा देखना स्टार्ट करना होगा, तो इंशाअल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। उम्मीद तो कीजिए, अल्लाह से दुआ तो लगाइए, अल्लाह से मांग के तो देखिए, इंशाअल्लाह सब कुछ हो जाएगा। सपोज़ अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, पॉलिटिक्स का जज्बा आपको कैसे मतलब कब से उभरा, किस तरीके से आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा को देख के वो उभरा है, क्योंकि हम पैदा तो इसी शहर में हुए हैं, हमने अपना ग्रेजुएशन भी इसी शहर से किया है। बट उस वक्त तक हम लोगों ने देखा जिस तरीके से जब से हम पैदा हुए, जब तक हम ग्रेजुएट किए, जिस तरीके की सड़कें थी, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें कोई ज़रा सा भी चेंजेस नहीं था। बट एट प्रेजेंट अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे हॉस्पिटल्स को जाके देखिए, सड़कों को जाके देखिए, और हर एक जगह जहाँ पे आप जाके देखिए वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, चल रहा है। और देखिए, जो 35 साल में जो चीज़ को मतलब बोले ना ख़राब किया गया, कोई ज़ख्म 35 साल पुराना हो तो उसको सही करने में वक्त लगता है, और लग रहा है। और बहुत ज़्यादा हम पिछले 6 सालों से जो हमारे मुल्क में जो हुक्मरान हैं, हमारे PM साहब और अभी जो फ़िलहाल मिनिस्टर साहब हैं, उन लोग क्योंकि बंगाल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे के रखे हुए किस तरीके से अगर डेवलपमेंट रोका जाए। बट फिर भी आप देखिए कि इतनी तवज्जो उन लोगों को, इतना तवज्जो देने के बावजूद भी किस तरीके से हमारी CM लड़ के झगड़ के रास्ते पे उतर के अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस पूरे महामारी में देखा होगा, शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सीएम रास्ते पे आके काम किया, क्योंकि सबको डर था कि अगर हमको कोरोना हो गया तो फिर और क्या होगा। बट हमारे सीएम का ये सोचना था कि अगर हमारे लोगों को कोरोना हो गया तो मैं किस काम करूँ, यही हम लोग का भी सोच। इसीलिए हम लोगों ने एवरी डे डेली डिनर का हम लोग इंतज़ाम करते थे अपने एरिया पे। जो लोग फैमिली से उनके घर पे पहुंचाते थे हम लोग डिनर। जो सिंगल है, जो लोग रास्ते पे रहने वाले, उन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एवरी डे हम लोग कम से कम करीब 1200 के आसपास पैकेट रेडी करते थे एवरी डे। और एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह मेनू चेंज रहता था, ऐसा नहीं कि रोज़ खिचड़ी रहेगा, ऐसा भी नहीं था। एवरी डे हम लोग का मेनू चेंज रहता था, क्योंकि हम लोग को ये मेरा सोचना है या मेरे घर वालों को बताया कि बेटा जो खुद खाओ दूसरे को वही खिलाने की कोशिश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉकडाउन में हम लोग मटन, चिकन, फिश सब खाए हैं, खिलाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जब तक अल्लाह ताला उस लाइफ बनाए रखा करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे जो अभी जिस तरीके से लॉकडाउन का म्याद बढ़ता जा रहा है, जी। लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है, जी। आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं, जी। तो इस पर क्या असर पड़ रहा है और इस पे इतनी मतलब ऐसा सिचुएशन में भी आप कैसे इसका फेस करेंगे? देखिए, फेस कर रहे हैं, मेहनत करें, बाकी सब अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया है। अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, जो करेंगे बेहतर करेंगे, इस बात का पूरा पूरा यकीन है। अभी जो इलेक्शन जो अभी एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि जी। लोगों का ये ही कहना है कि ज़करिया स्ट्रीट में तो ख़ास तौर से एक शगुफ्ता परवीन साहिबा जो जी। काउंसलर हैं, जी। उनके ये के बराबर उनका नाम के आगे आपका नाम अभी लोगों की ज़बान से सुना जा रहा है। तो आप कैसा पॉलिटिक्स बन करके, कैसा पॉलिटिशियन बन करके उभर करके सामने आना चाहते हैं, देखिए, या जो शुरू से कर रहे हैं, या फिर अगर इस अल्लाह कौम ताला को ने, किस कदर से फैज़याब करेंगे आप? देखिए जो करते वाले वो करते रहेंगे। और देखिए, एक अगर क्या बोलते हैं डेजिग्नेशन मिलता है तो भी ठीक है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। मगर जज्बा यही है, लोगों का मदद करना, लोगों के वक्त पे खड़े होना, और ये इंशाल्लाह बचपन से है और आखिरी सांस तक रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जो टीम है, मतलब जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं या बुज़ुर्ग जो हम लोग के साथ में, हम लोग सबका यही सोच है कि जो परेशान है पहले उसकी मदद कीजिए। जैसे आज भी आग लगा, हम लोग बहुत सारे लोग नमाज के लिए निकल चुके थे, बट जैसे हम लोग का मैसेज, हम लोग का एक ग्रुप है पूरा, बहुत सारे हम लोग में इसमें लोग हैं, जैसे जिसको इसका मैसेज मिला, हम लोग सब हर काम छोड़ करके, यहाँ तक क्या जुमे की नमाज़ हम लोग छोड़ दिए, बस लोगों को जान बचाने के लिए, लोगों के माल बचाने के लिए। अल्लाह पाक माफ़ कर देगा, हो सकता है इंशाल्लाह। इरफान अली ताज साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि खाना वगैरह भी कंटिन्यू आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, इस तरह का आइडिया या इस तरह का सोच आप लोग कैसे लिए? बहुत सारे लोगों को तो इस तरह के लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दुश्वारी हुई है, जी। मगर खाना डिस्ट्रीब्यूशन, खासतौर से पका कर खाना डिस्ट्रीब्यूशन करना। जी। एक्चुअली लॉकडाउन के दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस के नीचे, मैं ऑफिस की तरफ आ रहा था, नीचे में एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो पकड़ के रोने लगे। तो मुझे कुछ घटना हो गया हो या कुछ मामला उनके घर पे घटा होगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा हम 2 दिन से कुछ खाए नहीं, और मेरे पास पैसा भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई जगह ऐसा है जहाँ हम जाएँ कि कोई अगर लोग मिल जाए वो खिला दें, क्योंकि सब बंद है। तो जो हो सकता पहले उनको हम लोगों ने खिलाया, खिलाने के बाद दूसरे दिन से हम लोगों ने ये प्रोग्राम सेट किया कि हम लोग इंशाल्लाह एवरीडे 400 पैकेट खाना बना के लोगों को पहुँचाएँगे। तो वेरी फर्स्ट डे जब मेरा छोटा भाई ज़करिया स्ट्रीट की तरफ पैकेट लेकर के गया, तो देखा एक आदमी, एक इंसान बैठ के कच्चा आलू खा रहा था। उसको देखा, खैर खाना तो दे दिया उसको, मेरा छोटा भाई मेरे पास आके रोने लगा कि भाई इसको खाना को बंद मत कीजिए, क्योंकि अभी इस तरीके का हम जो लोगों को खाना दिए हैं, अभी इस तरीके का मामला मेरे सामने पेश आया है। तो इसे सुनने के बाद और हम लोग को भी रुका नहीं गया। तो हम लोगों ने यही प्लान बनाया कि एवरीडे हम लोग 400 पैकेट जो रास्ता पे हैं उन लोग को, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि जो लोग, कुछ ऐसे हम लोग के एरिया में लोग भी हैं जो घर पे ही फंसे हुए हैं, जैसे अब कोई डाला वाले हैं, या कोई किसी के घर में काम करने वाला है, या वैन वाला है, या कोई मुटिया वाला है, क्योंकि हम लोग के एरिया में बहुत सारे कमर्शियल लोग, क्या है कि एक छोटे छोटे रूम में 8-8 10-10 लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर एक कमरा भाड़ा पे ले लेते हैं, वहाँ रहते हैं। तो हम लोगों ने उसको ही मार्क करना फिर स्टार्ट किया कि कौन सी बिल्डिंग में कौन ऐसा जगह है जहाँ लोग मतलब दिक्कत हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 400 पैकेट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एवरीडे 1200 पैकेट तक हो गया हम लोग का। अब ये तो हो गया डिनर का। उसके अलावा कुछ दिनों के बाद से कुछ हमारे जो एरिया की औरतें या फिर बुज़ुर्ग, उन लोगों का फ़ोन आना है कि बाबू घर पे राशन नहीं है, पैसा भी नहीं है, राशन भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों से जो हो सकता था, हम लोगों ने जो डेली नीड्स के जो सामान है, चाहे वो तेल हो, चावल हो, आटा हो, दाल हो, हम लोगों ने उसका एक पैकेट बना के सबके घर पे जा करके
रात के अंधेरे में, ताकि उनको भी ऐसे इस तरीके का महसूस नहीं हो कि मतलब हमको जलील किया जा रहा है। अगर हमको कुछ दिया जा रहा है तो उसको फ़ोटो खींचा जा रहा है या लोगों में बताया जा रहा है। तो हम लोग सिस्टम बनाए थे लॉकडाउन के टाइम में। हम लोग अपने लोकल पीएस को इन्फॉर्म कर, जहाँ भी हम लोग जाते थे इन्फॉर्म कर देते थे कि हम लोग रात को इस तरीके का काम कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आए तो समझ लीजिए कि हम ही लोग हैं, वरना रात को अगर कोई गाड़ी लेके कहीं से गुजरेगा तो उसको रोक दिया जाता है। तो हम लोग छोटा वाला हाथी में लेकर के सामान निकलते थे, जहाँ जहाँ हम लोग को पता चलता था, घर जा करके अपने घर तक पहुँचा देते थे। क्योंकि हम लोग को लगता था कि अगर किसी को कुछ दो तो उस तरीके से दो कि उसकी भी मतलब इज्जत बची रहे, यानी कि लाइन लगा करके उसको मतलब 10 आदमी के सामने खड़ा करके कुछ सामान देना। जिस तरीके से रियासती वज़ीर फरहाद हकीम ने भी इस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी कि एक अगर नेकी करे तो एक हाथ से करे, दूसरे हाथ को पता ना चले, और इस तरीके से फ़ोटोबाजी, तो क्या इससे पहले का ये डिसीज़न था या फिर रियासती वज़ीर के इस तरह के बयान आने के बाद आप लोगों ने देखिए, शुरू ये किया? राशन वाला काम हम लोग लाइफ में पहला बार नहीं किए हैं, हम लोग का ये चलता रहता है। तो हम लोग एक सिस्टम जो हम लोग बनाए, क्योंकि अगर उसकी जगह में हम ही रहें और मेरे साथ कोई ऐसा करे तो हमको कैसा लगेगा, ये हम लोगों का सोच है। इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से बनाया। इसीलिए हम लोगों ने इसका ना कोई वीडियो, ना कोई पोस्ट, ना कोई अखबार में। अब आप पूछ रहे हैं इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है। हम लोग को नहीं करना, नहीं किया हम लोग आज तक। सबके घर घर तक जब जो हो सका, कभी किसी के घर पे अगर मेडिसिन नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोग, और वहाँ मेडिकल है, वो हम लोग का बातचीत किया हुआ था। वहाँ हाजी सामान्य भाई है, उनको बोल के रखा हुआ था अगर ऐसा कोई आदमी जाए जिसको हम भेजें तो उसको जो आप कर सके आप ज़रूर कर दीजिए, बाद बाकी जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स का आप लोगों का, पॉलिटिशियन का आप लोगों की तरफ देखिए, हम लोग जहाँ अटकते थे तो हम लोग हमारी एमएलए साहिबा जो स्मिता बख्शी साहिबा, उनसे हम लोग कांटेक्ट करते थे, और वो हम लोग को वे आउट बताती थी, और वो हम लोग के साथ में मतलब ऐसा है कभी अगर हम लोग रात को भी कुछ मुसीबत आया, कुछ परेशानी आया, जैसे एक बार रात को 1-1:30 बजे चचा थे वो बीमार हो गए थे, तो उनके लिए हम लोग को दुश्वारी आ रही थी उनको कहीं एडमिट करने के लिए, तो उन्होंने हम लोगों की मदद की और उनको एडमिशन मिल गया, उनका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट एंड फाइन है। तो इसीलिए मतलब जब हम लोग के पास अगर कुछ भी आता था, कोई किसी भी तरीके का कोई क्वारीज हुआ, जैसे बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में क्या था कि दूसरे के घर पे अभी इलाज कराने आए थे और फंस गए। बहुत सारे लोग हम लोग के एरिया में ऐसे भी थे, उन लोगों को हम लोगों ने स्पेशल पास बनवा करके एम्बुलेंस में करके उनके घर तक भिजवाया, क्योंकि यहाँ क्या उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जिनके घर पे आए वो बेचारे खुद परेशान हैं, तो उनका क्या इलाज करवाएंगे या फिर क्या उनका ध्यान रखेंगे। तो इन सब वक्त पे हम लोग को जब हम लोगों से काम नहीं बन सकता था, हम लोग अपने हायर अथॉरिटी से बातचीत करते थे, और उन लोग कभी भी हम लोगों को ना नहीं कि उन लोग से भी जो हो सका हम लोग को हर टाइम हम लोग जो भी रिक्वेस्ट किए हैं, हम लोग की रिक्वेस्ट को लोग लबैक कह करके जो हो सकता था हम लोग के लिए ज़रूर किया। इसीलिए मैं अपने सीनियर्स का, अपने एमएलए का, अपनी स्मिता बख्शी साहिबा का और हमारे एमपी सुदीप बंदोपाध्याय जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम लोग इस वक्त पे भी हम लोग के साथ में खड़े रहे। इरफान अली ताज साहब, जिस तरीके से अभी जब से लॉकडाउन हुआ है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, माशियत पर इसका क्या असर पड़ा है, कारोबार किस तरीके से ठप हुआ है? आप खुद भी एक कारोबारी हैं जी। यही अगर आप सवाल हमारी एफएम से, फिनेंस मिनिस्टर से पूछती, वो ज़्यादा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करती है, क्योंकि वो हिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुकी हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अभी जो है हम लोग को पूरे देश को, या हमारे जितने भी सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं, और उन सबको अभी सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वो जो है मतलब लोअर लेवल, जो माइग्रेंट्स का तबका बोलिए, जो लोग सबसे मेहनत वाला काम करते हैं, अगर वो लोग काम अगर खाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे, तो याद रखिए इस काम करने के लिए कोई आपको नहीं मिलेगा नहीं। जो ग्रेजुएट्स हैं या जो बीबीए किए हुए हैं या फिर जो इंजीनियर्स हैं वो ये सब काम नहीं कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी तरीके से हम लोगों को इसका हल निकाल करके हम लोगों के जो नीचे तबके के जो लोग हैं, जो लोग डेली खाने वाले, डेली वेजेस है, उन लोग को जल्द से जल्द हम लोग को उस डिपार्टमेंट को सही करना होगा। अगर हम लोग उसको सही नहीं कर पाएँ तो याद रखिए आने वाले टाइम हो सकता है कि हमारे किसान भाई हम लोग को अनाज भी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, इसका कोई वो नहीं। तो इसीलिए हमारी जो एफएम है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे एचएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, हमारे पीएम साहब से, कि अभी इस सेगमेंट पे इलेक्शन छोड़ दीजिए, 6 महीना साल भर के बाद होगा, देखा जाएगा जो होगा, बट देश को बचाइए। और देश को बचाएंगे आप इन्हीं लोगों से, यही लोग देश की चक्की को चलाते हैं। हम लोग तो बैठ करके सिर्फ कलम चलाते हैं, बट पूरी मेहनत ये लोग करते हैं, और ये चोरी दामन का साथ है। कोई भी एक अगर बीमार पड़ जाएगा दूसरा वाला बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सोच के समझ करके अभी सबसे पहले इस सेगमेंट को ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है।
देखिए हम लोग भी बहुत बड़े कोई कारोबारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक 2 रोटी हम लोग को इज्जत से दे देता है, बट हम लोग ही परेशान हैं। इसीलिए इस सेगमेंट को या फिर किस तरीके से दोबारा हमारा जो हमारे देश का इकोनॉमी है उसको किस तरीके से दोबारा रिवाइव करना, इसके लिए एक सुपर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। ना कि एलईडी लगाना, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती करना कि हम आ रहे हैं तुम आओ फलाना, ये सब नहीं है। अभी देश को बचाइए, आप इस देश के फेफे में, आप इस देश के पीएम हैं, देश रहेगा तभी आप बनिए, ज़रूरी है। नई नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बेरोज़गार तबका है, कहीं जो लोग जो मतलब बीए एमए किए हुए हैं या फिर एमबीए किए हुए हैं, वो जी। आज लॉकडाउन की वजह से सड़कों पे आए हुए हैं, जी। सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, इस तरह का उन लोगों पकौड़े के तल साथ रहे हैं। पकौड़े तल रहे हैं, तो इन लोगों जी। का फ्यूचर क्या होगा? इन लोगों का सब कुछ आप लोग का जितना फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आपके एक अंगूठे पे। जब भी आप लोग दोबारा अंगूठा दबाइए किसी ईवीएम मशीन पे या कहीं भी, बहुत सोच समझ के दबाइए, क्योंकि हो सकता है अभी तक हम लोग को पकौड़ा तलने का ही मौका मिल जाए, इसके बाद ये भी ना मिले। इसीलिए बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा, चाहे वो बिहार हो चाहे बंगाल हो, और भी जितने यूपी भी शायद लाइन में हैं, वहाँ के लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब आप बचिएगा तभी आपका जो ख़ानदान है, क्योंकि जो फैमिली का ब्रेड विनर होता है ना, उसको बच के रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये लोग वही कह रहे हैं, जो कमाने वाला है वो इतना परेशान हो जा रहा है, इतना डिप्रेशन में चला जा रहा है कि अभी हम लोग देख रहे हैं, खास के ये जो लॉकडाउन जब से खुला है, लोग डिप्रेशन में हैं। हम लोग रोज़ देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट घटना हो रहा है, परेशान है, घर वापस कुछ लेके जा नहीं पा रहे हैं, बच्चों को क्या जा कर के जवाब देंगे। प्लस ऊपर से स्कूल का जो फीस है, बहुत सारे लोग उसको लेके परेशान है। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल से रिक्वेस्ट किया है, हम लोग भी सबको रिक्वेस्ट करें कि आप लोग कुछ देखिए, क्योंकि जो खा नहीं पा रहे आपका फ़ीस कहाँ से देंगे। और सेकेंडली देखिए, आप लोग तो पढ़ाए नहीं हैं, ना ही आपका बिजली यूज़ हुआ है, ना ही आपको तो कुछ यूज़ नहीं हुआ है, तो फिर ऐसा कुछ करिए जो आपका भी नुकसान नहीं हो और जो लोग हैं उन लोगों का भी नुकसान नहीं हो। ये एक स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3 महीने का लोग खाने के लिए परेशान है, 3 महीने का फ़ीस और सेशन फ़ीस कहाँ से देंगे। तो क्या प्राइवेट स्कूल में आप लोगों ने फीस के लिए किसी तरह का कोई हम लोग मुहिम हर जगह चलाई जाके है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग से हो रहा है, क्योंकि देखिए लोग परेशान हैं तो हम लोग भी परेशान हैं। हम लोग का यही मोटो है, किस तरीके से आपकी परेशानी को हम लोग कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, हम लोग का यही सोचना है। हम लोग इसीलिए अपने आप को रास्ते में हर वक्त रखते हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही माना यह जा रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा या फिर इसी दरमियान में ही एनआरसी का मुद्दा को फिर से बीजेपी उठाएगी। जी। वैसा सिचुएशन में आप लोगों का कदम क्या होगा? हम लोग भी उठेंगे, इस काले कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे, एकदम लड़ेंगे, क्योंकि ये गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ वाला कानून है। मतलब आखिरी चीज़ है ये, आप जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे। मतलब इंसान, मतलब एक नॉर्मल आदमी जो ज़िंदगी भर अपने इस देश को दे दिया है, इस मुल्क को दिया है, अब आपके ऑफिसर्स, वो भी झोला छाप आपके जो वो रहेंगे, कोई जज भी उस पैनल में, ट्रिब्यूनल में रहेंगे, फॉरेन ट्रिब्यूनल में, वो लोग कोई बहुत बड़े वकील या जज नहीं रहेंगे, सब इन लोगों के पैनल के लोग रहेंगे। जो हो सकता है जिनको अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों को कानून भी मालूम ना हो, बट क्योंकि रिश्तेदार रहेंगे या भाई रहेंगे या बंधु रहेंगे या फिर और भी कुछ रहेंगे, उनको लेकर के बैठा दिया जाएगा। वो लोग डिसाइड करेंगे हम लोग का फेथ, हम लोग का फ्यूचर। क्यों भाई, हम लोगों ने यहाँ जो किया है, यहाँ जो दिया है, हम लोग भी साल में लाखों रुपये टैक्स दे रहे हैं। जो लाख रुपये नहीं दे रहे वो 1000 रुपये टैक्स दे रहा है, इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहा है। आप अचानक वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के लोग जो पता नहीं हमारे लिए क्या सोचते हैं या हमारे मुल्क में आकर के क्या गंदगी फैलाएंगे, उनको आप लाने के लिए हम लोगों को बाहर निकाल दे रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? क्या हो रहा है भाई? ये वो एक हम लोग बचपन में कहावत सुनते थे, अंधी नगरी चौपट राजा, वैसे ही वाला कहानी चल रहा है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। अपने लोगों को देखिए, अपने लोगों से उम्मीद कीजिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए, इस देश को आगे बढ़ाइए। देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में हम लोग सबका नाम रोशन होगा। तो हमारे जो MBA हैं, हमारे जो BBA हैं, हमारे जो CEO, वो पकौड़ा नहीं तलेंगे, वो सब अपने अपने काम को लगेंगे। उनके घर में खुशहाली आएगी, पूरे देश में खुशहाली आएगी। और अभी हम लोग को देश को खुशहाल करने के बारे में सोचना, कोरोना मुक्त करने के बारे में सोचना है। अभी जिस तरीके से लॉकडाउन में देखा गया कि जहाँ पर ही ट्रांसपोर्ट की काफ़ी कमी रही, मगर ये वाहिद कोलकाता एक मरकज़ जो आपने बनाया, जहाँ से कंटिन्यू बस खोला जा रहा था और बिहार के लिए रवाना किया जा रहा था। अब तक कितने लोगों को आप भेज चुके थे? देखिए, हम लोगों को जब स्टार्टिंग में जब लोग पैदल जा रहे थे या फिर कुछ लोग हम लोग के जैसे वैन लेके जाना स्टार्ट करते, जो मोटिया मजदूरी करते हैं, वैन चलाते हैं, तो हम लोगों ने उनको बहुत समझाया, हम लोगों ने उन लोगों को रोका, वादा किया कि देखिए जब हम लोग को मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम लोग ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन लोगों ने हम लोग की बात को माना।
जब सरकार की तरफ से पासेस का अनाउंसमेंट हुआ कि मतलब स्टेट में अगर नेक्स्ट स्टेज में किसी दूसरे स्टेट में आपको जाना है तो सरकार पासेस देगी, तो इसको लेकर के हम लोगों ने हमारे एमएलए स्मिता बख्शी साहिबा से भी बातचीत किया और हमारे जो एमपी सुदीप बंदोपाध्याय जी उनसे भी बातचीत की। उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, तो हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बना दिया जहाँ से जो पर्सनली जाना चाह रहे थे हम लोग सबको पास इशू करके दे रहे थे विदाउट एनी कॉस्ट। कहीं किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही थी हम लोग अपने हायर अथॉरिटीज़ को बोल करके उसको भी कंप्लीट कर रहे थे। बट क्योंकि हम लोगों ने कुछ जितने लोगों से वादा किया था कि आपको गांव या आपके घर तक पहुंचाएंगे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बस का इंतज़ाम किया। हम लोग का सिस्टम यही था कि जितने भी लोग पहले बच्चों को और महिलाओं को और बुजुर्गों को पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे, पहले हम लोग उनको भेजेंगे, फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि एक दिन में हम लोग 2 बस करके भेजना स्टार्ट किया। पहले जो हम लोग फर्स्ट राउंड भेजे उसमें बच्चे बुजुर्ग महिला को पहले भेजे हम लोग, फिर जो बचे उनको भेजिए। 7 बस हम लोग यहाँ से टोटल 7 बसेस के अलावा जो बीमार थे उनको एम्बुलेंस में करके गाँव पहुँचवाया गया। अब जो लोग खुद से जाना चाह रहे थे, पैसे की कमी हो रही थी, हम लोग से जितना जो बन पाए हम लोगों ने वो किया। तीसरा, अब जैसे बसेस नहीं दे पाए कुछ जगह पे क्योंकि वहाँ के लोग कम हैं, एक बस में अगर 40-45 आदमी नहीं जाएंगे तो बस भेजने से कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसीलिए जहाँ पे जो लोग अपने तरीके से जाना चाह रहे थे, कुछ लोग थे, तो उनसे जो मदद हम लोग से मांगी हम लोगों ने कोशिश किया, उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाया। सबसे अजब बात ये हो गई, इस लॉकडाउन में 4 बच्चे हमारे एरिया में पैदा हुए और वो बच्चा जो है हम लोग ज़िंदगी भर उन लोगों को याद रखेंगे, क्योंकि मतलब उनकी मदर को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हॉस्पिटल्स का जो हालात था, हम लोग कहीं भी जाते थे तो पहले तो हम लोग को गेट पे ही रोक दिया जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ है कि एक बेचारी लेडी, उनका एनआरएस हॉस्पिटल के गेट पे डिलीवरी हो गया। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है वो डिलीवरी के टाइम में हुआ है। ये 4 बच्चों को डिलीवरी कराने में हम लोग की सबसे ज़्यादा हम लोग परेशानी है, और बाकी और सब में अल्लाह ताला हम लोग को बहुत साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम ईजिली हो गया, सब अपने अपने घर तक पहुंच गए। यहाँ तक कि लास्ट में जब हम लोग वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से भी जब ट्रेन्स भेजा गया, उस वक्त तक मतलब हम लोग के एरिया में जितने भी लोग थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के एरिया में कोई भी ऐसे लोग नहीं जिनको जो बाकी हैं जो बिहार जाना चाहते हैं। हम लोगों ने वादा किया था एक एक इन आदमी को, चाहे वो बिहार हो यूपी हो, जहाँ उनके घर तक पहुँचाते हैं। इसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक बस में कितने लोग जाते थे? एक बस में देखिए हम लोग बस में सीट तो 66 होता था, स्लीपर बस था वो, बट क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता था उसकी वजह से हम लोग कम भेजते थे। मगर जो बच्चे थे, लोग कम जाते थे मगर बच्चे ज़्यादा चले जाते थे। जैसे एक ऊपर स्लीपर में दो, जैसे में दो अगर दो जैसे 2 महिला या 2 अगर जेंट्स लेट सकते हैं तो उसमें 4-4 5-5 बच्चे गए हैं। आपने भी जिस तरीके से कहा कि डिलीवरी के टाइम में ख़वातीन को काफ़ी परेशानियों का जी। सामना करना पड़ा, तो क्या आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम का सहारा लिया या फिर किसी मुकामी डॉक्टर्स ने आपकी नहीं, मदद की? देखिए हम लोग के एरिया में 3 डॉक्टर हैं और जो लोग हम लोग का बहुत ज़्यादा साथ दिए। मतलब उन लोग के लिए हम लोग ना, मतलब जितना उन लोग हम लोग शुक्रिया अदा करें कम पड़ जाएगा। इस महामारी में भी वो लोग हम लोग के साथ सुबह शाम दिन रात थे। हम लोग टीम की तरह काम कर रहे थे। कभी अगर कोई प्रॉब्लम आता था हम लोग सब मिलजुल के उसको फेस करते थे। और जो बात रहा डिलीवरी के लिए, तो देखिए 2 उसमें नर्सिंग होम में कराना पड़ा हम लोग को क्योंकि मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, और 2 डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हुआ, जो एक तो गेट पे हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माँ बच्चा दोनों सेफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों बच्चे सेफ़ है, माँ भी सेफ़ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब तक का हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि डिलीवरी का मामला था। बहुत सारे हॉस्पिटल जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेडिकल में भी हम लोग का उन लोग एक अभी जब स्टार्टिंग में ही एक लेडी और उनके बच्चों को दोनों को पॉजिटिव पाया गया, तब से वहाँ का भी जो गायनोकोलॉजिस्ट वार्ड है, बच्चों वाला वार्ड है, वो बंद हो गया। तो इसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, बट अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह ताला ने सब कुछ करवा ही दिया है। यहाँ पे आप लोगों ने हेल्थ सेंटर का भी कायम किया ताकि लोगों को अगर किसी तरह का कोई इलाज की ज़रूरत हो? नहीं, हम लोगों ने हेल्थ सेंटर नहीं बनाया था। हम लोगों ने क्या कहते हैं, एक टीम बना के रखा था। अगर कहीं किसी को भी किसी चीज़ की दरकार है तो देखिए हेल्थ सेंटर बनाने से क्या होगा ना, वो एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। कहीं से कोई भी लोग सुने, क्योंकि सुविधा कम थी, लोग हर जगह से आना स्टार्ट कर देते, इसलिए हम लोग बना के रखे थे। हम लोग पूरा मॉनिटरिंग में थे। जहाँ हम लोग को सुनने में आता था कोई बीमार है या किसी की तबीयत खराब है या कुछ है, हम लोग डॉक्टर को लेकर के खुद से हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे। जहाँ सुनते थे मामला ज़्यादा सीरियस है तो हम लोग वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के डॉक्टर से बात करते थे, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर्स बचेंगे तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग किसको बुलाएंगे, इस महामारी में कहाँ जाएंगे। वो 3 डॉक्टर्स का नाम बताएं जिन्होंने आप लोगों को इस मरहले में काफ़ी डॉक्टर मोहम्मद अतरवाला, सेकंड में डॉक्टर अवनीश गुप्ता,
थर्डली मोहम्मद फयाज। ये 3 डॉक्टर ने बहुत 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 ज़्यादा काम किया हम लोग के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना जी। चाह रहा है, किस तरीके से अभी जो सामने जो इलेक्शन 2021 का आपके यहाँ आइडियल भी जो है वो दीदी हैं, वज़ीर आलम ममता एकदम है, बनर्जी एकदम है। हैं, और अभी जो सामने अभी इलेक्शन भी आ रहा है, कंटिन्यू जो है बीजेपी की नज़र बंगाल पे पड़ी हुई जी, है। जी। उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी है कि इस बार जो है टीएमसी के बजाय जिस तरीके से 18 सीट बीजेपी ली थी, इस बार शायद इक़्तिदार में बीजेपी आए। जी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बात है कि बंगाल के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, यहाँ के लोग जो है बहुत शांति को ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो पार्टी है, ये पार्टी ने अशांतियों मतलब बोलते हैं ना, शांति को ख़त्म करने वाले लोगों का एक जमात है। आप देखिएगा पूरे लॉकडाउन में कहीं किसी बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो बड़े सो कॉल्ड बड़े लीडर्स हैं, कहीं किसी का नाम आपने नहीं सुना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे सुना होगा, तेलनीपाड़ा में। क्यों सुना होगा? क्योंकि वहाँ पे उनको फसाद कराना था, इसीलिए वो गई लॉकर शटर जाके फसाद करवा दी। तो बंगाल के जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम लोग कल्चर नहीं है। और दूसरे स्टेट में कल्चर होगा, ये बंगाल का कल्चर नहीं, लड़ाई झगड़ा कर करके मतलब पड़ोस के साथ में लड़ाई झगड़ा करना या गंदगी फैलाना। तो इसीलिए ये लोग अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि अभी आप देखिए, जहाँ इलेक्शन होता है, इन लोगों की पूरी टीम, पूरे हमारे देश को इन लोग साइड छोड़ के पूरी की पूरी टीम जाकर उस स्टेट में चली जाती है। इस तरीके से आपने दिल्ली में भी देखा होगा। आपने दिल्ली में अमित शाह को बहुत सारा रोड शो करते हुए देखा होगा, बट इस महामारी में एक दिन भी नहीं देखा होगा। तो ये लोग, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, किसी भी तरीके से, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग कर करके हो, किस मार के हो, दंगा लगा करके हो, पुलवामा करा करके हो, किसी भी तरीके से बस इलेक्शन को जीतना है। उसके बाद इन लोगों का और देश के प्रति, देश को कहाँ लेके जाना है, उसका कोई इन लोगों के पास विजन नहीं। आज जिस तरीके से हम लोग परेशान हैं, पूरी देश परेशान हैं, अभी हम लोग का विजन सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग देश को अपनी सुधारने की सुधारें, किस तरीके से अपने देश को वापस अपने मैार पे ले जाए। जो जीडीपी हम लोग का मतलब आसमान से ज़मीन पे आए, किस तरीके से वापस हम लोग उसकी जगह पे लेके वापस जाए। दिमाग वहाँ नहीं है। हज़ारों हज़ार LED टीवी लगा करके इलेक्शन का प्रचार चालू हो गया। क्यों भाई, पैसा कहाँ से आ गया आपके पास? कल तक तो बेचारे माइग्रेंट्स लोग को पैसा देने का नहीं था, आपके पास में जो रेल का जो भाड़ा होता है वो देने का पैसा नहीं था। आज कहाँ से आ गया? क्या उसमें पैसा खर्चा नहीं होता है? एक LED लगाने का कम से कम 10, 12, 15 हज़ार रुपया खर्चा आता है। आपने हज़ारों हज़ार LED लगाई, इस टाइम पैसा आ जाता है। बट जब हिंदुस्तान के लोग परेशान होते हैं, जब भूखे होते हैं, रास्ता में सड़ के गल के मरते रहते हैं, आप लोगों के पास पैसा नहीं आता, आप लोगों के पास वक्त नहीं रहता है। शेम ऑन यू। क्या हमको तो ये समझते लोग सोते कैसे हैं? आप जो बोलते हैं कि हमारा मुल्क, हमारे लोग, अरे आपके ही लोग हैं जो रास्ते में सड़ के गल के मरे हैं, भूखे बहुत सारे लोग मर गए हैं। तब आप कहाँ थे? सिर्फ इलेक्शन आता नहीं है, LED लग जाता है, दंगा फसाद चालू हो जाता है, अंदर वो CBI आ जाता है, ED आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो चीज़ को है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आप सबसे पहले देश को बचाइए। देश रहेगा तभी आप प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहिएगा। अदरवाइज़ मतलब जिस राह में हम लोग जा रहे हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक राह है। और हम लोग जो यूथ हैं हिंदुस्तान के, हम लोग उस राह को पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग को आगे जाना है, हम लोग को सुपर पावर बनना है। किस तरीके से हम लोग अमेरिका और चाइना के कंपटीशन में हैं, वो हम लोग को सोचना है, ना कि आप हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे, सिख इसको मारे तो वो उसको मारे। नहीं, दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को आगे के बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके से हम लोग सुपर पावर नहीं, किस चीज़ से कमी है हमारे देश में। कौन नहीं है यहाँ? डॉक्टर्स नहीं, इंजीनियर्स नहीं, साइंटिस्ट नहीं, कौन नहीं? मोदी जी की तरह 56 इंची वाले PM भी हैं, हमारी दीदी की तरह 24 घंटा खटने वाले CM भी हैं। बट हम लोग रास्ता पे चल रहे हैं, वो रास्ता सही नहीं। इस रास्ते का बहुत जल्दी अंत आ जाएगा, और वो अंत बहुत भयानक होगा। दिस इज़ नॉट आवर इंडिया। हम लोग इस इंडिया का सपना नहीं देख रहे थे, जो भी हम लोग को ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। आप 2 दिन पहले देखे थे कि अमित शाह ने किस तरीके से बंगाल में आने का दावा किया, और किस तरीके से दीदी को उखाड़ फेंकने का भी दावा किया है। क्या लगता है कि क्या इस बार काउंसिलर इलेक्शन में या फिर 2021 के इलेक्शन में हकीकत में बीजेपी इक़्तिदार में आ जाएगी बंगाल में? एक छोटी सी बात अगर मान लें, एक छोटी सी बात, अगर इतना ही दावा करना है, एक बार EVM मशीन में हटा लीजिए, आपका औकात आपको समझ में आ जाएगा। क्या औकात आपके बंगाल में, क्या औकात आपका हिंदुस्तान में है। ये जो EVM माँ बाप लोग के पास है, जिसके आशीर्वाद से आप लोग जीतते जा रहे हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अगर हिम्मत है एक बार EVM हटा के दिखाइए,
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कितना दम है समझ में आ जाएगा। बोलने से नहीं होता, करने से होता है साहब। आप लोग सिर्फ बोलते हैं और हम लोग करते हैं, ये फ़र्क है आप लोगों में हम लोगों में। 2021 का इलेक्शन जो सामने आ रहा है, इसमें हमारे जो भी जो सियासतदान जो आ रहे हैं, बहुत सारे तबके से आ रहे हैं। इस बार जो है बीजेपी की जो नज़र जो पड़ रही है, किस तरीके से बीजेपी की जो जो काम किया हम लोग उसको अवश्य करेंगे, और काम तो दीदी करती है। आपने पूरे लॉकडाउन में देखा कोई भी एक नेता आपको रास्ते पे दिखा है? अगर हम देश की बात नहीं कर रहे, हम बंगाल की बात कर रहे हैं। आपको क्या कोई भी एक और किसी पार्टी का कोई भी एक कोई बड़ा नेता आपको रास्ते पे दिखा है? अगर दिखा तो हमको जवाब दीजिए। तो जो करेगा हम लोग उसी को सराहेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ मतलब साथ देंगे हम लोग, जो भी काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप आइएगा, आप आ करके बड़ा बड़ा वादा करके चले जाइएगा, हम लोग उस वादा में फंस जाएंगे। हम लोग फंसने वाले आदमी नहीं साहब, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और हम लोग समझते हैं कौन काम करेगा और या कौन काम कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग की आंखों में वो चश्मा नहीं पहना हुआ है। हम लोग ने वो जो क्या वाला चश्मा मिलता है ना, वो भक्त वाला चश्मा, वो हम लोग नहीं पहने। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, आम आदमी हैं, हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग हिंदुस्तान हैं। हम लोग देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसको हम लोग अपने सर पे बैठाएंगे, और जो काम नहीं कर रहा है उसकी तरफ घूम के हम लोग देखेंगे भी नहीं। यानी कि इस बार 2021 में फिर सीएम वजीर आला ममता बनर्जी को ही 100%। और अगर कोई डाउट है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा 2021 में। और वरना एक बार अनाउंसमेंट करने बोलिए कि ईवीएम हट जाएगा, बैलेट में होगा तो हम लिख के दे देंगे आपको स्टैम्प पेपर में। देखा नाज़रीन, ये थे इरफान अली ताज, जो दीदी को वज़ीर आला ममता बनर्जी को अपना आइडियल बनाए हुए हैं। उनके ही नक्शो कदम पर ये चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि वाहिद एक जब लेडी सरजमीन कोलकाता की सरजमीन पर, बंगाल की सरजमीन पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस कोरोना वायरस को निपटने के लिए सामने आ रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, तो फिर हम आवाम क्यों नहीं उतर सकते हैं। इंसान के अंदर अगर इंसानी जज्बा हो, अखलाक का जज्बा हो, इंसानियत का जज्बा हो, तो तमाम चीज़ें एक तरफ होती है और ये अखलाक और इंसानियत का जज्बा एक तरफ होता है। जिस तरीके से दीदी का जज्बा है, दीदी के जज्बे को देख करके ही इनको आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है, ये इनका ही कहना है। इसके अलावा किस तरीके से इन्होंने अमित शाह ने जिस तरीके से बंगाल में तृणमूल हुकूमत को एक तरफ हटाने का जो दावा किया है, तृणमूल इक़्तिदार को उखाड़ फेंकने का जो दावा किया है, इन्होंने खुलेआम ये चैलेंज कर दिया है कि ये अगर हिम्मत है तो मरकज बीजेपी हुकूमत अपना ईवीएम मशीन को लॉकडाउन करे, ईवीएम मशीन को ख़त्म करे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।